Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Alcohol, Phenol, Ether. So students, ether की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. सो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन ईथर के सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई ईथर इज लेस सॉल्युबल इन वाटर और ethers are less soluble in water as compared to alcohol. ईथर जो है वो वाटर में कम डिसॉल्व होता है, जबकि अल्कोहल जो है वो वाटर में क्या होता है, ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो हम बताएंगे कि भाई अल्कोहल ROH, OH बॉन्ड क्या है, पोलर है. वाटर क्या है, HOH, अगेन OH है ना. तो वाटर और अल्कोहल क्या होगा, पोलर बॉन्ड की वजह से बनाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट्स व्हाई अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. बट जब बात ईथर की आएगी तो ईथर की पोलैरिटी बहुत कम होती है. तो पोलैरिटी कम होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना अच्छे से नहीं बन पाता, तो फिर सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती. बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर. बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, alcohol is more soluble. Alcohol is more soluble in water. ठीक है, तो ईथर में क्या प्रॉब्लम है? तो अपन कहेंगे ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ ईथर. ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ ईथर क्या होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी क्या है, कम है, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कम है. तो अल्कोहल में तो क्या लिखेंगे बच्चों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आराम से क्या करेगा, घुल जाएगा. और यहाँ क्या लिखेंगे, ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ ईथर इट फॉर्म्स वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है, तो इट फॉर्म्स वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, weaker hydrogen bond, so it is less soluble. क्लियर? तो आपको बताना है अल्कोहल वाटर सॉल्युबल क्यों है, तो आंसर हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ईथर लेस सॉल्युबल क्यों है, तब भी आपको यही बताना है कि लेस पोलैरिटी, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, लेस सॉल्युबल हो जाएगा. कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर. नाउ ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा दैट इज व्हाई ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट. एज कंपेयर टू अल्कोहल भी लिख सकते हो. भाई ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल का ज़्यादा है. तो अल्कोहल में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, भाई अल्कोहल में OH बॉन्ड है, पोलर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं. लेकिन ईथर में तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, ईथर्स आर लेस पोलर. ठीक है, और यहाँ कोई एक्टिव हाइड्रोजन भी नहीं है, नो एक्टिव हाइड्रोजन. अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, तो जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है ना, कौन सा, तो हम कहेंगे भाई एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहेंगे, जब हाइड्रोजन वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो. तो वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो हम कहेंगे भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, एक्टिव हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन प्लस और ये नेगेटिव, तो ये जरूर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता. बट ईथर में है ना, ईथर का फॉर्मूला क्या, जैसे मैंने ले लिया डाईइथाइल ईथर, तो CH3 CH2 O CH2 CH3. तो देखो ऑक्सीजन जो है वो तो कार्बन से बॉन्डेड है ना, हाइड्रोजन से तो बॉन्डेड नहीं है, और हाइड्रोजन भी कार्बन से बॉन्डेड है. तो मैं कहूँगी भाई यहाँ मुझे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तो नो एक्टिव हाइड्रोजन मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्ड.
अब नो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल सारे दूर दूर ही है, सो नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो बच्चों मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर दूर ही है, तो बॉयल करना तो ईजी है ना, तो आराम से क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट, बट अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल में क्या होता है, OH, तो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, तो एसोसिएशन भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं है, यानी कि मुझे कहना चाहिए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। अब ये तो हो गया एक दो क्वेश्चन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। अब आज के टॉपिक पे आते हैं बच्चों, तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब बच्चों ईथर की बात करें तो अभी हमने देखा कि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था, ऑक्सीजन भी जो है वो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन जो साइड ग्रुप है वो तो उल्टा डोनेटिंग है, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला भी कह रहा है चल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या कह रहा है ले लो, तो पोलैरिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि भाई ईथर्स आर लेस पोलर, है ना। ईथर्स की पोलैरिटी 1.3 डिवाई के आसपास होती है, सो ईथर्स आर लेस पोलर। ठीक है, अब बच्चों पोलैरिटी कम होने से क्या होगा, तो पोलैरिटी कम होने से क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सो ईथर्स आर लेस पोलर, सो दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है भाई, पोलैरिटी कम है इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या है, कम है। अब हमने देखा था अल्कोहल, सोडियम पीस डाल दो तो एक्टिव हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस एकदम से क्या हो जाती है, क्या बोलते हैं, बाहर निकल जाती है ना, एफर्वेसेंस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस एकदम से एलिमिनेट हो जाती है उसमें से। फिनॉल ले लो, तो फिनॉल में भी सोडियम पीस डालोगे तो एकदम से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर आती। लेकिन ईथर में अगर आप सोडियम डालो, पोटेशियम डालो, तो वो रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, है ना। तो मैं लिख दूँ दे डू नॉट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। They do not react with active metals like, तो एक्टिव मेटल्स कौन से बच्चों, तो तुम कहोगे भाई सोडियम पोटेशियम, जिनको हम देख रहे थे कि अल्कोहल में डालो, फिनॉल में डालो, खट से हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, है ना। तो उनसे तो ये रिएक्ट करता ही नहीं, क्यों, तो हम कहेंगे एक्टिव हाइड्रोजन भी नहीं है और इनसे रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है, अब ये बहुत खतरनाक हो गया भाई, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा, रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो अच्छा है रिएक्शंस कम पढ़नी पड़ेंगी, रिएक्ट ही नहीं करेगा तो शांति, है ना। तो ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि लेस पोलर है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड, उनसे भी बहुत कम रिएक्टिव करता है, कुछ कुछ एसिड उनसे रिएक्ट करेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड नॉर्मली तो रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी की कोई वजह ही नहीं है ना। दे डू नॉट हैव एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना भाई, ऑक्सीजन ही तो है इनके पास और वो भी दोनों तरफ से क्या है, एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, तो पोलैरिटी आती ही नहीं है ना। तो बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई ईथर्स आर लेस रिएक्टिव, तो आपको ये सब बताना है भाई ये रीजन है, इसलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। फिर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो ये शो करेगा, वो हमें पढ़नी है। अब कौन सी रिएक्शंस है, तो बच्चों देखो 4 तरह की रिएक्शंस है। ईथर शोज 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ईथर 4 तरह की रिएक्शन शो करेगा। पहली जो हमें डिस्कस करनी है दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट होगा कौन, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन। ईथर में सब्स्टिट्यूट होने के लिए है ही क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बच्चों। फर्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट जो है दैट इज हैलोजिनेशन। ओके, तो हमें डिस्कस करना है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन भी दो तरीके से, भाई आपको क्लोरीन से रिएक्शन करानी है तो दो मेथड है आपके पास, आप डार्क में भी करा सकते हैं, सनलाइट में भी करा सकते हैं, प्रोडक्ट्स क्या है, अलग अलग है। तो हैलोजिनेशन फर्स्ट हम देख रहे हैं, हैलोजिनेशन इन डार्क, मतलब आपको डाई इथाइल ईथर लेना है। ओके, CH3CH2O CH2 CH3, ठीक है। डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरीन से। ठीक है भाई, किसकी प्रेजेंस में, तो हमें कहीं प्रेजेंस ही नहीं, हमें डार्क रखना है, अंधेरे में रिएक्ट करना है, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। अब बच्चों डार्क में रिएक्ट करोगे तो क्या, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, अल्फा हो गया, ये भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो दो दो है तो मैंने अल्फा लिख दिया और अल्फा डैश लिख दिया। अब करना क्या है, तो बच्चों दोनों अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो विद क्लोरीन, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी CH3CH ClO CHCl एंड CH3। ठीक है, CH3CHO, यहाँ वापस से लिख देती हूँ, CH3CHCl, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और अल्फा डैश भी रिप्लेस हो गया और CH3। ठीक है, अब प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो भाई ये था डाई इथाइल ईथर। ठीक है, दिस इज डाई इथाइल ईथर, और आपने क्या किया, अल्फा और अल्फा डैश पे क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, कॉमन नेम है इसका अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि इन डार्क, तो आपको बताना है दोनों अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। ठीक है, अब तो बच्चों अगर हैलोजिनेशन इन डार्क कर दिया जाए तो डार्क नहीं, इन एब्सेंस ऑफ डार्क, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर दे। हैलोजिनेशन तो कराना है, बट कैसे कराना है, तो हम कहेंगे भी हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा चेक कर लेते, तो हम ले लेते डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज डाई इथाइल ईथर। अब क्या करो, तो अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, सनलाइट, तो बच्चों सनलाइट ले लेंगे, है ना, लाइट की एनर्जी लिख दी H न्यू, यहाँ आप लिख दो सनलाइट, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो फास्ट हो जाएगी तो पहले एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था फंक्शनल ग्रुप के जस्ट क्लोज वाला, है ना, अब सारे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो सारे रिप्लेस कर दो तो कितने हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 हाइड्रोजन है, तो 10 Cl2 ले लो, एंड ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी CCl3 CCl2 O CCl2 एंड CCl3। क्लियर, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अब नाम क्या है, तो देखो हर कार्बन पर क्लोरो है, याद कैसे करेंगे, ईच एंड एवरी कार्बन हैविंग क्लोरीन, तो हर कार्बन पर क्या है, क्लोरो, तो पर क्लोरो, और बाकी अब अपना नाम लिख दो, क्या था, सो इट विल बी पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। क्लियर, हर कार्बन पे क्लोरीन, सारे के सारे हाइड्रोजन आइटम क्या हो जाएंगे बच्चों, तो हम कहेंगे सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किससे, क्लोरीन से। सो दीज आर रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर, तो दो करनी है बच्चों, एक तो हैलोजिनेशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट यानी कि इन डार्क, और दूसरा हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
क्लियर? नाउ रिएक्शन, सेकेंड जो रिएक्शन है बच्चों, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर किस पे? तो देखो लोन पेयर किस पे है? ऑक्सीजन पे है ना। तो रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम। ठीक है भाई, वैसे तो हमने मान लिया इनर्ट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन लोन पेयर तो है। अब अगर लोन पेयर है तो डोनेट कर सकते हो। आपने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, उनको घोलते ईथर में, क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, Mg मेटल है ना। ईथर के दोनों ऑक्सीजन, एक तरफ ऊपर से और एक तरफ नीचे से, दो अलग अलग ईथर मॉलिक्यूल ले लिए, तो दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को घेर लेते हैं और लोन पेयर डोनेट कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे ईथरेट बोलते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, रिएक्ट नहीं कर पाता और घुल जाता है उसके अंदर। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है बच्चों, तो डोनेट किया जा सकता है। तो डोनेट किया जा सकता है मतलब रिएक्शन तो पॉसिबल है। सो फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। अब बच्चों पेरोक्साइड भी दो बार बनेगा, कैसे? तो देखो आपको ईथर की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन से, है ना। दो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, एक फॉर शॉर्ट टाइम, ईथर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर शॉर्ट टाइम, है ना, और एक फॉर लॉन्ग टाइम। आपने रख दिया ईथर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन हो व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो आपको शॉर्ट टाइम लेके चलना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने घंटा पर रख दिया, तो जनरली हम क्या कहते हैं, हाँ भाई ठीक है रिएक्ट करा है, जो प्रोडक्ट बना वो लिख लो। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट टाइम। और अगर आपको दिया हुआ हो कि भाई ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन से आपको रिएक्ट कराना है किसको, ईथर को, व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन या ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, या फिर आप लिख दो एयर, तो क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्ट करा लेते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद, when ether placed in air for short time, ठीक है, ether placed in air for short time, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, ईथर को हवा में रख दिया। ठीक है, तो होगा क्या भाई, हवा में तो रख दिया आपने, शॉर्ट टाइम के लिए रख दिया। तो देखो डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5, रिएक्शंस ड्यू टू लोन पेयर शो कर दी। तो बच्चों थोड़ी देर अगर हम क्या करेंगे, ईथर को हवा में रख देंगे, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देंगे। ठीक है, ये हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, तो ओजोनाइज्ड मतलब O2+O। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, है ना भाई, एक्टिव तो है नहीं लेकिन डोनेशन तो हो ही सकता है। तो और इसको रिक्वायर्ड भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है कि ईथर का ऑक्सीजन, ठीक है, ईथर का ऑक्सीजन एयर के ऑक्सीजन को लोन पेयर डोनेट करेगा। अब O और O के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है दैट इज पेरोक्साइड। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, दिस इज डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेंगे आप, डाई इथाइल ईथर पेरोक्साइड। तो ये पेरोक्साइड हो गया। अब आपसे कहा जाए कि आप क्या करो, ईथर को लॉन्ग टाइम तक छोड़ दो। व्हेन ईथर इज प्लेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ether is placed in presence of air for long time। ठीक है, तो आपने बहुत लंबे टाइम तक क्या किया, इसको छोड़ दिया। तो पहले तो यही बनना था पेरोक्साइड। अब क्या होगा, तो बच्चों अब रिएक्शन थोड़ी बदल जाएगी। तो डाई इथाइल ईथर इस तरह से लिख दिया। ठीक है,
है ना, यहां से देखो ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा और पेरोक्साइड तो अभी भी बनना है, लेकिन लॉन्ग टाइम में थोड़ा प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा, मैकेनिज्म अगेन फ्री रेडिकल, है ना। तो होगा क्या बच्चों, तो ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके ये यहां पेरोक्साइड बनाए, सो प्रोडक्ट विल बी, तो हम कहेंगे देखो डाई इथाइल ईथर तो है ना, अब पेरोक्साइड भी है और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, सो दिस इज हाइड्रोपेरोक्साइड। डाई इथाइल ईथर है, पेरोक्साइड भी बना, पेरोक्साइड हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सो दिस इज डाई इथाइल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बना, व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर प्लेस्ड इन एयर फॉर शॉर्ट टाइम, क्या प्लेस्ड इन एयर, तो आपका आंसर पेरोक्साइड, प्लेस्ड इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपको ये बताना है भाई लंबे समय तक आपने रख दिया, सो प्रोडक्ट विल बी डाई इथाइल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, क्लियर। अब बच्चों ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका IUPAC नेम, तो देखो लॉन्ग चेन तो यही है, एल्कीन, चाहिए ले लो चाहिए ले लो, है ना, और दिस इज इथॉक्सी, ठीक है। एक बार मैं इसको भूल जाऊं तो इसका नाम तो इथॉक्सी इथेन था, तो इथॉक्सी 1 मान लो इसको, तो 1 इथॉक्सी इथेन, और एक्स्ट्रा क्या है हाइड्रोपेरोक्साइड, सो IUPAC नेम लिखना है, तो दिस इज 1 इथॉक्सी इथेन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। सो 1 इथॉक्सी इथेन हाइड्रोपेरोक्साइड इज IUPAC नेम, ठीक है। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई अगर हमारे पास मान लो मैंने ईथर ले लिया, है ना, और इसको मैंने एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया, तो तुम कहोगे दो चीजें हैं, एक तो शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टाइम, ठीक है। दोनों का आंसर क्या है, पेरोक्साइड, है ना, तो यहां तो पेरोक्साइड वहां पे भी है, लेकिन यहां किस फॉर्म में है, हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब तो बच्चों इसको तुम डिस्टिलेट नहीं कर सकते हो, डिस्टिलेशन करने में ईथर का तो बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, जल्दी से अलग हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो ऐसा नहीं, पेरोक्साइड पीछे बचेगा तो फिर एक्सप्लोड कर जाए, तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। दिस पेरोक्साइड इज एक्सप्लोसिव, है ना, जैसे ही तुम डिस्टिलेट करोगे ईथर अलग होगा, पीछे पेरोक्साइड पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोसिव है। सो ईथर्स कैन नॉट बी डिस्टिलेटेड, ठीक है। अब हम भाई डिस्टिलेशन तो नहीं कर सकते, है ना, ईथर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, लिख दूं, ज्यादा करेक्ट लाइन हो जाएगी आपकी, सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम पेरोक्साइड, ठीक है, बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम पेरोक्साइड, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग पेरोक्साइड कैन ब्लास्ट, है ना, एज इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है। अब क्या करें, तो या तो कुछ ऐसा करो कि पेरोक्साइड बने ही ना, है ना, तो अगर मैं लिख दूं कि भाई अगर मैंने ईथर रखा ही है बच्चों, तो इफ कॉपर ऑक्साइड इज एडेड इन ईथर, है ना, भाई ईथर रखा है ना आपने, तो उसमें क्या करो, कॉपर ऑक्साइड मिला के रख दो, देन फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड कैन बी प्रिवेंटेड, वो इसको कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा, है ना। पहले से ईथर में क्या कर दो, कॉपर ऑक्साइड मिला के रख दो, तो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड होगा ही नहीं, उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक तरीका तो हमें ये समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ कर दो। अब बच्चों आपसे पूछ ले कि भाई चलो बन तो गया, है ना, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन ईथर, ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन बना के लिख देती हूं, हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन ईथर, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो ईथर है उसमें पेरोक्साइड पड़ा है, डिस्टिलेशन हम कर नहीं सकते, है ना, ब्लास्ट होने के चांसेस है, तो टेस्ट ही कर लेते। तो बच्चों होगा क्या,
ठीक है, तो देखो ईथर तो है ना, और ईथर मान लो परऑक्साइड वाला ईथर है, ठीक है, तो परऑक्साइड ईथर है तो आपको दो चीजें मिलानी है बच्चों। फर्स्ट ऐड FeSO4 देन KCnS, पोटेशियम थायोसाइनेट। अब क्या होगा, है ना, इस तरह से याद जल्दी होगा। अगर परऑक्साइडेड ईथर है तो आपको क्या मिलाना है, FeSO4 एंड KCnS। अगर रेड कलर आ गया बच्चों, रेड कलर अपीयर्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इट शोज प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अभी ये क्या हो गया भाई, पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया भाई। ईथर को हमने एयर में रखा, थोड़ी देर रखा चाहे लंबे टाइम तक रखा, परऑक्साइड तो बनना है, ठीक है। अब परऑक्साइड बनना है तो अगर मैंने सोचा कि भाई डिस्टिलेशन करके अलग कर दूं तो ईथर तो डिस्टिल हो जाएगा, कम बॉइलिंग पॉइंट है, पर पीछे पड़ा हुआ परऑक्साइड अकेला होते ही एक्सप्लोड कर जाए। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं भैया, बन गया तो बन गया, डिस्टिलेशन तो नहीं कर सकते। अब या तो कुछ ऐसा करो कि भाई ईथर रखूँ तो उसमें कॉपर ऑक्साइड मिला के रख दो। भाई पहले से तुमने कॉपर ऑक्साइड मिला के रख दिया तो वो उसको एयर के कॉन्टैक्ट में आने ही नहीं देगा, तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, इट्स ओके। और नहीं मिलाया, बाई चांस गलती से परऑक्साइड बन गया तो पहचानो, है ना। तो पहचानेंगे कैसे बच्चों, तो आप कहोगे भाई अगर परऑक्साइडेड ईथर है तो इसमें आप मिलाओ फेरस सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट। अगर रेड कलर आया तो फिर क्या है, परऑक्साइड है। अब ऐसा हुआ क्या कि रेड कलर आया, तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, भाई ईथर में परऑक्साइड तो था ही, है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड क्या होगा, तो मैं कहूंगी हमने पहले फेरस सल्फेट मिलाया तो Fe+2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, Fe+3, ठीक है। नाउ दिस Fe+3 कंबाइंस विद CnS माइनस थायोसाइनेट और ये बनाएगा बच्चों एक कॉम्प्लेक्स FeCnS होल थ्राइस, है ना। और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है दैट इज रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो फिर हमें लग रहा है कि भाई ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना कब, परऑक्साइड था तभी तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके और ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, है ना। और कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, रेड कलर। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई अभी इसमें क्या था, तो इसमें परऑक्साइड था, ठीक है। अब आपसे पूछा कि भाई हाउ विल यू रिमूव परऑक्साइड फ्रॉम ईथर। अब यहाँ तो बनने ही नहीं देते, कॉपर ऑक्साइड मिला के रख देते तो टेंशन फ्री होते, पर भूल गए कॉपर ऑक्साइड मिलाना। अब बन भी गया, बन गया तो हमने कलर भी देख लिया कि हाँ भाई लाल कलर तो आ रहा है, मतलब परऑक्साइड तो है। अभी हटाओ, है ना, गलती आपने की तो रिमूव तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिमूव परऑक्साइड फ्रॉम ईथर। हटा के दिया उसको, तो हाउ विल यू रिमूव परऑक्साइड फ्रॉम ईथर। तो बच्चों कैसे हटाएंगे, है ना, ऐसा क्या कर लोगे कि ईथर से परऑक्साइड रिमूव हो जाए। तो बच्चों आपको दो बातें याद रखनी है कि या तो आप इसमें मिला लो, क्या मिलाओगे बोलो, क्या मिला सकते हैं, तो हम कहेंगे इट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। क्या मिलाना है, तो बच्चों या तो तुम मिला दो पोटेशियम आयोडाइड, है ना, Ki, ठीक है। तो या तो तुम मिलाओ Ki या फिर बच्चों तुम इसको शेक कर लो किसके साथ, तो हम कहेंगे FeSO4 सॉल्यूशन। पहले भी मिलाया था, अब भी मिला लो, है ना। तो देखो फेरस सल्फेट मिलाया था ना, तो परऑक्साइड ने क्या किया था, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया था और ईथर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली Ki में भी यही है, तो देखो बाय एडिंग Ki, है ना, तो Ki से क्या होगा बच्चों, I माइनस जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड ईथर जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब ईथर का जो परऑक्साइड बना हुआ है आपका उसमें से ऑक्सीजन वापस निकल जाएगा, तो इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू ईथर, ठीक है। तो आयोडीन तो गैस है, एलिमिनेट हो जाएगा और ईथर परऑक्साइड जो है वो वापस ईथर में रिड्यूस हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था, तो आपने कहा FeSO4, तो बच्चों अगेन परऑक्साइड की प्रेजेंस में
फेरस क्या हो जाएगा, फेरिक में ऑक्सीडाइज रिडॉक्स तो साथ में चलेगा। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो आपका जो पर ऑक्साइड वाला ईथर है ना, पर ऑक्साइड ईथर विल बी रिड्यूस्ड इनटू प्योर ईथर लेवल, है ना, ऑक्सीजन तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो क्लियर, पहले तो ईथर को हवा में रखा, थोड़ी देर रखा तो पर ऑक्साइड, है ना बच्चों, थोड़ी देर रखा तो पर ऑक्साइड, ज्यादा देर तक रखा तो भाई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो मत रखो। तो कैसे रखे, तो आपसे कहा मैंने कि भाई आप क्या करो, कॉपर ऑक्साइड मिला के रख दो, है ना। अगर पर ऑक्साइड एक बार बन गया तो फिर डिस्टिलेशन से तुम अलग नहीं कर पाओ। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोड करता है। ठीक है, तो फिर डिस्टिलेशन से तो ये अलग होना नहीं है ना। तो बढ़िया है कि आप कॉपर ऑक्साइड मिला के रख लो, और गलती से बन गया तो आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हम मिलाएंगे फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। तो फेरस सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ ईथर कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, मतलब बनाता तो यही है, ईथर पर ऑक्साइडेड है तो उसकी प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स का कलर है रेड कलर। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई रेड कलर आया मतलब पर ऑक्साइड तो है। ठीक है, अब हटाओ, तो हटाने के लिए क्या है, तो या तो Ki मिला दो या FeSO4 मिला दो, है ना। तो Ki से क्या होगा बच्चों, देखो I माइनस खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ईथर पर ऑक्साइड ईथर में रिड्यूस्ड हो गया। फेरस सल्फेट मिलाया तो भी फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और पर ऑक्साइड वाला ईथर ईथर में क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, पर ऑक्साइड ईथर रिड्यूस्ड इनटू ईथर। So this is the method how to remove peroxide from ether. क्लियर बच्चों, तो ये तो आपका हो गया रिएक्शंस। कौन सी, तो हम कहेंगे रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम, है ना। तो एक हो गई, पेरोक्साइड बनाना है। अब क्या करें, और भी कुछ रिएक्शंस है। तो बच्चों नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब देखो ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई ईथर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर लेगा, तो डोनेट करेगा तो मैं कहूँगी भाई लुईस बेस है ना। और मान लो डोनेट करने के लिए सामने उसके पास कोई एसिड आया तो ये उसका प्रोटॉन ले लेगा। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, डोनेट तो लोन पेयर भी कर रहा है लेकिन वो लोन पेयर डोनेट किसको कर रहा है, प्रोटॉन को। तो मैं कह सकती हूँ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ठीक है, तो ईथर ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस क्या होता है बच्चों, तो आप क्या कहोगे, ईथर एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। ईथर क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम एसिड्स एंड बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ठीक है भाई, तो इट बिहेव्स एज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। अब फॉर एग्जाम्पल, तो देखो आप क्या करो, डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन करा दो भाई। तो हमें तो पता है भाई ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर प्रेजेंट। सो डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है भाई, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये तो प्रोटॉन ले लेगा एक बार, ठीक है, HSO4 माइनस बाहर रह जाएगा। तो क्या बना, तो देखो C2H5 डाई इथाइल, ऑक्सीजन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो जिसने प्रोटॉन लिया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव और H के साथ कनेक्ट हो गया। अब बच्चों ऑक्सोनियम, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, ईयम मतलब पॉजिटिव, तो देखो ऑक्सीजन तुम्हारा पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, और बाहर क्या रह जाएगा, तो बाहर रह जाएगा HSO4 माइनस। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, तो देखो डाई इथाइल ऑक्सोनियम और HSO4 माइनस को क्या लिख देंगे, तो हम कहेंगे भाई ये है हाइड्रोजन सल्फेट। सो दिस इज डाई इथाइल ऑक्सोनियम। समझे ना बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सोनियम। अब एक्चुअल में क्या हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन है इसने अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट किया, तो ये पहले प्लस था, अब लोन पेयर डोनेट किया तो ये माइनस हो गया।
और इसने लोन पेयर डोनेट किया तो ये खुद क्या हो गया प्लस, और इधर दोनों जगह इथाइल, ठीक है। तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल, और ये तो इस तरह से ही तो बना है, ठीक है। तो अब आपको लिखना शॉर्ट फॉर्म में है, सो दैट इज डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो मान लो तुमने इसकी रिएक्शन HCl से करा दी, डाई इथाइल ईथर HCl है ना, और HCl गैस ले लो, तो क्या होगा, तब भी ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। HCl गैस मतलब फिर गैस में कैसे प्रोटॉन देगा, तो डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन आप कराओ कोल्ड HCl से करा दो, चलो ठीक है ना बच्चों। तो ये H प्लस Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन ही है इसका, ठीक है। तो हम कहेंगे ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम, सही है ना, ये प्रोटॉन दे देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, और बाहर क्या आया तो Cl माइनस, सो दिस इज डाई इथाइल, ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं लिख दूं ऑक्सोनियम, तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम, और Cl माइनस को क्या लिखेंगे, तो बच्चों Cl माइनस है क्लोराइड। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाइल्यूट H2SO4 से करा दो, है ना, डाइल्यूट नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट की रिएक्शन अभी देखो, डाइल्यूट मतलब वाटर ही मान लेते बहुत बार, भाई डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराओ मतलब वाटर से करा दो, हल्का सा एसिड मिलाओ कैटालाइज करने के लिए, तो फिर वो रिएक्शन चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ कंसंट्रेटेड लिख दिया। तो हम कहेंगे ठीक है, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, भाई एसिड है तो प्रोटॉन तो छोड़ेगा, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ही सही, सिमिलरली HCl है तो ये प्रोटॉन छोड़ेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ही सही, है ना। तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम फर्स्ट केस में बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट और सेकंड में बनेगा क्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ईथर जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बच्चों जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, तो इन रिएक्शंस में ये बिहेव कर रहा है लाइक ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ठीक है। मान लो आपसे कहा जाए कि भाई BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट कराओ, तो बच्चों देखो BF3 जो है, BF3 तो बोरोन खुद इसमें कितने बॉन्ड बना रहा है, बोरोन सेंटर में है ना, बोरोन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो बच्चों 3 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन कितने में 6, तो ये तो खुद ही बेचारा गरीब है ना, ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड है ही नहीं इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। और जो ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड है वो लुइस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड, और ईथर तो लोन पेयर लेके बैठा है, डोनेट कर सकता है ना। तो मैं कह दूं भाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट ईथर, it can behave as लुइस बेस, है ना, और लुइस बेस है मतलब लोन पेयर डोनेट करने जा रहा है, तो डोनेट करना किसको है, तो हम कहेंगे BF3 को, ओके। तो बच्चों डाई इथाइल ईथर व्हेन रिएक्ट्स विद बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन आपको किससे करानी है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ईथरेट, डाई इथाइल ईथर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या फिर आप लिख दो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट, ईथरेट में ईथर आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ईथरेट मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ईथर, उसे हम लिखते हैं क्या, ईथरेट। अब सिमिलर रिएक्शन किसके साथ होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दैट्स व्हाई GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सॉल्युबल इन ईथर, ठीक है। तो मैं लिख दूं ईथर शोज सेम रिएक्शन,
सेम रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr। ठीक है भाई, तो ईथर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी सेम है, सो दैट Gr इज soluble in ether। ठीक, तो वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज soluble in ether, तो हम कहेंगे भाई ये इसके साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इथरेट बना रहा है, दैट्स वाई इट इज soluble in ether। तो बच्चों दो रिएक्शंस हमने पढ़ ली। फर्स्ट वन क्या थी, तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन, और सेकेंड क्या थी, तो हमने देखा रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम। कोई डाउट नहीं आता। नाउ थर्ड जो पार्ट है दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू CO बॉन्ड फ्यूजन। अब ईथर में क्या ROR है ना बच्चों, तो CO बॉन्ड फ्यूजन इन ईथर। अब ये बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है, मतलब ईथर की वो रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, सो दे आर रिएक्शंस ड्यू टू CO बॉन्ड फ्यूजन। ओके, अब ये रिएक्शन कौन कौन सी है बच्चों, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5। अब रिएक्शन विद PCl5 तो आप ले लो ईथर ROR PCl5। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं देख रहे बच्चों, सारा रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है नहीं। सो अब आपको दिख रहा है RCl गया, POCl3 गया एंड अगेन RCl, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज RCl यानी कि HaloAlkane प्लस POCl3। ठीक है, यानी एक बार और कर लेते, देखो अगर मैं आपसे कहूँ डाई इथाइल ईथर, व्हाट हैपेंस व्हेन डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद PCl5, तब भी तो यही करोगी ना बच्चों, क्या करोगी, POCl3 को एलिमिनेट कर दो और बाकी लिख दो, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3, है ना, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद PCl5। सेकेंड जो है दैट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो अब हमें रिएक्शन करनी है हाइड्रोलिसिस, मतलब रिएक्शन विद वाटर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई डाइल्यूट H2SO4 मतलब है तो वाटर ही, है ना, रिएक्शन तो आपको क्या करनी है, वाटर से ही करानी है। कैटलाइज करने के लिए हम H2SO4 यूज कर लेते हैं, सो डाइल्यूट H2SO4। अब क्या होगा बच्चों, तो देखो बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना, और प्लस माइनस है ही, तो आई थिंक दोनों मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं, इथेनॉल बन रहे हैं क्या। C2H5O माइनस रखा है, H प्लस दे दो इथेनॉल, C2H5 प्लस है, OH माइनस दे दो अगेन इथेनॉल। अब आपके केस में आएगा ये तो सिमेट्रिक ईथर है, एसिमेट्रिक होता तो इस रिएक्शन में तो फिलहाल दोनों में अल्कोहल ही बनना है। एसिमेट्रिक रिएक्शन जो है, एसिमेट्रिक ईथर की जो रिएक्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है ना, 1 डिग्री है तो क्या होगा, 2 डिग्री है तो क्या होगा, टर्शरी है तो क्या होगा, कब मैकेनिज्म SN1 है, कब मैकेनिज्म SN2 है, लेकिन उसको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्योंकि हाफ एन आवर का वो पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो आज बेसिक सिंपल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वन हमारे पास हो गई डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन। तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर से ही रिएक्शन करानी थी। ठीक है, मान लो आपके पास इस तरह से कुछ होता है CH3OC2H5, है ना, प्लस आपको रिएक्ट करना था वाटर से। ठीक है, मान लो प्लस माइनस नहीं भी करना है तब भी क्या दिक्कत थी, बनने तो दोनों अल्कोहल ही है ना। ठीक है, हालांकि मिथाइल इथाइल SN2 मैकेनिज्म है, बट प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट इज मीथेनॉल एंड इथेनॉल, बस, तो दोनों अल्कोहल बन जाएंगे। तो हमने देखा भी था ईथर जो है वो अल्कोहल का एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड मतलब 2 अल्कोहल में से वाटर निकाल दो तो ईथर बन जाता है ना, तो ईथर इज ऑल्सो कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। भाई आपने एक अल्कोहल लिया, एक और अल्कोहल लिया, अगर आपने अल्कोहल में से वाटर माइनस किया तो आपका आंसर क्या है, ईथर है ना। तो अगर कोई कंपाउंड में से, कोई मॉलिक्यूल में से वाटर माइनस करने पे कोई नया कंपाउंड बनता है तो नए कंपाउंड को पुराने कंपाउंड का क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड।
तो मैं कह दूँ ईथर इज एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल, है ना, बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल वी कैन गेट ईथर। ठीक है, तो ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड, एक बात मान ली हमने। थर्ड वन जो है बच्चों, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एडिंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है बच्चों, तो एसिटाइलेशन तो हम कहेंगे देखो डाई इथाइल ईथर रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3 डबल बॉन्ड O Cl। अब आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो ढूंढ रहा है न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल आपके पास है ऑक्सीजन, ये अप्रोच कर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा किसके साथ, कार्बन से, है ना, और बाकी तुम देखो तो माइनस कर दो बाकी सब कुछ, क्या होगा पहले CH3 डबल बॉन्ड O लिख देती हूँ, तो CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से कौन एलिमिनेट हो जाएगा, तो C2H5। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कर दे इसको तो क्या बनेगा, मान लो ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो ये तो होगी पॉजिटिव साइड, ये हो गई आपकी नेगेटिव साइड। ठीक है, और ये कार्बन प्लस Cl आपका अलग हो गया तो माइनस, तो आपका जो आंसर है दैट इज CH3COO C2H5 प्लस C2H5Cl। इथाइल एसीटेट, देखो OC2H5 माइनस है, कार्बन प्लस है, तो यहाँ तो आ जाएगा OC2H5। अब ये Cl आपका फिर से माइनस है, ये C2H5 प्लस है, तो C2H5Cl अलग कर दो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है तो चेक कर लेते हैं। देखो डाई इथाइल ईथर को रिएक्ट करा दो एसिटाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये साइड होगी पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन अटैक करने पहुंच जाएगा यहाँ। सो दिस इज CH3CO नेगेटिव, ये आपका Cl, ये O इथाइल और इथाइल, और ये ऑक्सीजन आपका हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो अगर ये Cl माइनस बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl माइनस निकल जाए तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इन सबसे पहले क्या, ये C2H5 जो है बच्चों, है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन पे। देखो CH3CO तो हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, ये है Cl, ये ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर डोनेट किया, इधर है C2H5 और इधर भी है C2H5, दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करें, तो ये गया आपका Cl माइनस, ये Cl माइनस जाते ही ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की फिराक में, है ना। लेकिन इन सबसे पहले ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कब हटेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। तो C2H5 प्लस Cl माइनस एलिमिनेट कर दो, तो आपका जो आंसर है दैट इज C2H5Cl। ठीक है, और बाकी बना दो यहाँ पे, तो ये है CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। ठीक है भाई, तो एक रिएक्शन तो ये हो गई डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर ले, तो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बच्चों सेम रिएक्शन करानी है, सेम मैकेनिज्म रहेगा। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, सो डाई इथाइल ईथर, है ना, मैं कह दूं ईथर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, फटाक से पहुंच जाता है अटैक करने। नाउ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट रिएक्शन करानी है तो CH3CO CH3CO तो सेम है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जहां जा रहा है वो नेगेटिव साइड हो जाता है, वो लिविंग ग्रुप हो जाता है, और ये कार्बन पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों सेम सिमेट्रिक ईथर है तो ये नेगेटिव कर देते हैं और ये पॉजिटिव। अब अगर शॉर्टकट करना है तो आप क्या करो, प्लस माइनस को कनेक्ट कर दो।
लाइक CH3COO C2H5, और वहां से देखो CH3CO और O C2H5, दोनों प्रोडक्ट सेम है लेफ्ट राइट, है ना। तो आपका जो आंसर है दैट इज CH3COO एसीटेट, है ना, और C2H5 मतलब इथाइल, दोनों साइड सेम है, चेक करो, प्लस और माइनस को कनेक्ट कर दो और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो ये जो लिखा ना हमने CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ वैलेंसी खाली, बॉन्ड खाली है ना, तो खाली तो रखते नहीं है, तो प्लस था तो बच्चों यहाँ माइनस क्या था OC2H5, और इसका बॉन्ड ये टूटा है ना, ये आएगा कनेक्ट होने क्योंकि ये खाली है, तो ये O और C2H5, तो देखो वही है, बस उल्टा लिखा है ना, सीक्वेंस वही, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ठीक है। अब दूसरा देखो तो CH3COO, तो यही तो लिखा है CH3COO माइनस और प्लस कौन है C2H5, कनेक्ट कर दो, ठीक है। सो दोनों ही सिचुएशन सेम है और आपका जो आंसर है दैट इज इथाइल एसीटेट, क्लियर। तो यहाँ हमारे पास हो गया रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद PCl5। अब आपको क्या करना है बच्चों, तब आप कर दो एस्टर का रिडक्शन, दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन ईथर्स आर रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बच्चों ईथर को रिड्यूस करना है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ठीक है। तो डाई इथाइल ईथर, क्लियर, लिक्विड अमोनिया ले लो। अब ये बॉन्ड स्प्लिट कर दो, अभी देखो क्या बनेगा, तो एक तरफ तो आपको मिलेगा C2H5OH इथेनॉल और दूसरी तरफ क्या मिलेगा C2H6, तो ईथर्स आर रिड्यूस्ड इन अल्कोहल एंड C2H6 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब सेकंड जो है बच्चों, लिक्विड अमोनिया ना लेकर के मान लो हमने ले लिया बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI, what happens when ethers are reduced by red phosphorus and HI, तो बच्चों जब भी है ना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है रेड फॉस्फोरस और HI से रिड्यूस करोगे तो आपका आंसर फिक्स्ड होता है एल्कीन। चाहे आप अल्कोहल को रिड्यूस करो, एल्डिहाइड को करो, कीटोन को करो, कार्बोक्सिलिक एसिड को करो या ईथर को करो, रेड फॉस्फोरस HI, इवन ग्लूकोज को भी कर लो, है ना। तो रेड फॉस्फोरस HI क्या करेगा, तो हम कहेंगे ये एल्केन में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो डाई इथाइल ईथर रिड्यूस्ड बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI, सो HI इधर लिख दूं मैं, HI, ठीक है। तो देखो 4HI, तो C2H5 रिड्यूस्ड हो जाएगा C2H6, दूसरा भी रिड्यूस्ड हो जाएगा C2H6 और ऑक्सीजन जो है ये वाटर बना के निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है दैट इज C2H6 प्लस H2O, एक मॉलिक्यूल ही बनेगा, ऑक्सीजन तो एक ही है आपके पास, तो H2O और रिमेनिंग जो है वो I2, ठीक है। तो अगर लिक्विड अमोनिया से रिड्यूस करोगे तो आपका आंसर रहता है अल्कोहल और एल्केन यानी कि ईथेन, और रेड फॉस्फोरस HI से रिड्यूस करोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो हम कहेंगे हमारा आंसर दोनों तरफ है एल्केन या ईथेन। सो दीज आर द रिएक्शंस ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अल्कोहल की रिएक्शन HI से करा दो तो क्या होता है ना, एक्सेस में है तो क्या बनता है, लिमिटेड अमाउंट में है तो क्या बनता है, जीसेल मेथड क्या है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम अदर रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो आज की क्लास इतनी ही बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो आप जरूर लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।